Good morning, student. Welcome back. This is our fourth video of first chapter of Indian economic development, and we are starting today's video with the topic occupational structure. Occupational structure का मतलब होता है व्यावसायिक संरचना. It refers to that structure in which we can see the distribution of workforce among different sectors of an economy. इसको सरल शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं, उन सभी सेक्टर्स में वर्कफोर्स जो काम करती है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. सिंपल वर्ड्स में कहें कि कितने लोग कृषि कर रहे हैं, कितने लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं, कितने लोग सर्विस कर रहे हैं, इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. So at that time during colonial period, the occupational structure of India or the distribution of working person across different industries and sectors showed little sign of change. मतलब चेंज तो हुआ है लेकिन बहुत कम चेंज हुआ. The agriculture sector accounted for the largest sector of workforce, which usually remained at a high of 70 to 75%, while manufacturing sector एट 10% एंड सर्विस सेक्टर 15 to 20%. तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस सेक्टर में ज़्यादा लोग इंगेज्ड हैं. तो मेनली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें 70 to 75% वर्कफोर्स इंगेज थी. इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में 10% वर्कफोर्स और सर्विस सेक्टर में 15 to 20% रेस्पेक्टिवली. तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि मेनली जो हमारी पॉपुलेशन थी या वर्कफोर्स थी वो प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पर ही बेस्ड थी, उनको वहीं से जॉब मिल रहा था, जबकि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर से बहुत कम लोगों को जॉब मिल रहा था. अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज दैट ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये रीजनल लेवल पे सेम नहीं था, इसमें काफ़ी वेरिएशन था, असमानताएँ थी, भिन्नताएँ थी. कैसे? पार्ट्स ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी comprising area of present day state of Tamil Nadu, Andhra, कर्नाटका एंड केरला, ये जो चारों राज्य हैं जिसको उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था, उस समय और बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस द डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, तो इन तीनों प्रेसिडेंसी स्टेट्स में जो है वर्कफोर्स जो है वो कम हुई थी और उसका डिपेंडेंस जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे था वो कम हुआ था. इसका मतलब यूँ समझ सकते हैं कि इन तीनों प्रेसिडेंसी में या इन एरियाज़ में जो है इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर ग्रो किया, डेवलप हुआ, जिससे लोग अपनी जॉब के लिए एग्रीकल्चर से इन सेक्टर्स पर शिफ्ट हो गए. तो ये एक पॉजिटिव साइन था, कहीं ना कहीं अदर सेक्टर्स के डेवलपमेंट की बात हो रही थी. With the commensurate increase in the manufacturing and services sectors. However, there had been an increase in the share of workforce in agriculture during the same time in states such as Odisha, Rajasthan and Punjab. उसी समय उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब ऐसे स्टेट थे जहाँ पर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर जो थी वर्कफोर्स की वो इंक्रीज़ हुई, यानी कि यहाँ पर वर्कर्स का जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज़ हुआ. कहने का मतलब ये यूँ समझ सकते हैं कि इन स्टेट्स में इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, बल्कि कृषि क्षेत्र पर ही और अधिक निर्भरता हमारी बढ़ गई और ज़्यादा वर्कर्स उसमें काम करने लग गए. तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मेनली जो था वो एग्रेरियन था, बिकॉज अराउंड 75% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर and they were getting employment from agricultural activities, and very least or very few workforce were getting job from industrial and service sector. So next is infrastructure. Infrastructure का मतलब होता है आधारभूत संरचना. इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिक फैसिलिटी, बेसिक एमिनिटीज़ से मिलकर बनता है और वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बेस होता है. जिस तरह से हम एक बिल्डिंग को उसके फाउंडेशन से बनाते हैं, फाउंडेशन पे डिपेंड करता है कि बिल्डिंग कितनी अच्छी बनेगी, कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उसी तरह से इकोनॉमी का डेवलपमेंट उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ, सच एज एजुकेशन,
हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, banking, insurance, transportation, communication, energy, all these facilities are part of infrastructure. So under the colonial regime, basic infrastructure such as railways, port, water transport, post and telegraph did develop. तो ब्रिटिश पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, स्पेशली रेलवे, पोर्ट्स, टेलीग्राफ, ठीक है, वाटरवेज. However, the real motive behind this development was not to provide basic amenities to the people but to subserve various colonial interests. तो हम जानते हैं कि पहले की भांति जो भी पॉलिसी उन्होंने फॉलो की उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि कैसे ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई जाए, कैसे ब्रिटिश एम्पायर को फ़ायदा हो, कैसे ब्रिटेन की इकोनॉमी को फ़ायदा हो. इसी पॉइंट के मद्देनज़र वो सारे डिसीजन लेते थे, न कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए या भारतीय लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया. सॉरी. तो कहने का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ वो भी इस वजह से हुआ क्योंकि वो उनको अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए या अपनी इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी था. सो रेलवे डेवलपमेंट, रेलवे का जो विकास है वो हम एक महत्वपूर्ण देन मानते हैं अंग्रेज़ों की, लेकिन वो रेलवे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उनको रॉ मटेरियल इंडिया के डिफरेंट पार्ट से पोर्ट्स तक पहुंचाना था और पोर्ट से वापस जो फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन से आ रही थी उनको वापस इंडिया के मार्केट में पहुंचाना था. तो कहने का मतलब, और साथ ही जो उनकी जो आर्मी थी उसको इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में मोबिलाइज़ करना था, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस चाहिए था. तो इन सब उद्देश्यों के तहत उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ये कुछ एरियाज़ हैं वो डेवलप किए, कुछ उसमें प्रोग्रेस की, लेकिन वो केवल अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने इनको लागू किया. रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट. The roads that were built primarily served for the purpose of mobilizing the army within India and drawing out raw material from the countryside to the nearest railway station. तो रोड बनाने के पीछे आम आदमी को सुविधा देना उनका उद्देश्य नहीं था, ना ही उनके परिवहन के लिए उन्होंने ये किया, बल्कि अपनी सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाने एवं रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के निर्बाध आवागमन के लिए उन्होंने इसको लागू किया. There always remained an acute shortage of all-weather roads to reach out to rural areas during the rainy season. Naturally, therefore, people mostly living in these areas suffered grievously during natural calamities and storms. तो लोगों को प्राकृतिक आपदा के समय काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि वहाँ पर रोड अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, स्पेशली इन रूरल एरियाज. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850. 1850 में ब्रिटिश एम्पायर ने भारत में रेलवे की शुरुआत की. इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. ये ब्रिटिश एम्पायर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए माना जाता है आज भी. द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टू इम्पोर्टेंट वेज. ठीक है, दो तरह से रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया. पहला, इट इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड देयर बाय ब्रेक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स. पहला जो प्रभावित किया उसका पहला मुख्य बिंदु ये था कि रेलवे के विकास से या रेलवे की शुरुआत से देश में लोगों ने भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाओं और बैरियर्स को तोड़कर लंबी यात्राएं करना शुरू किया. जैसे जम्मू कश्मीर से लोग कन्याकुमारी तक ट्रैवल करने लग गए, इधर आपका गुजरात से उधर वेस्ट बंगाल तक या और नॉर्थ ईस्ट के पार्ट तक हम ट्रैवल करने लगे, ओनली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज़. जब रेलवे नहीं था उससे पहले ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि लोग इतने लंबी दूरी की यात्रा करना सोच भी नहीं सकते थे. तो रेलवे के विकास से ये पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया कि लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह की लंबी यात्राएं प्रारंभ की. Second, it fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of the village economies in India. तो इससे क्या हुआ, जब ट्रेन डेवलप हुई सॉरी रेल का विकास हुआ, रेल चलने लगी, तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और फास्ट हुआ, उसको और बल मिला क्योंकि
जो भी कैश क्रॉप्स थी उनको एक जगह से मार्केट फॉर्म से मार्केट तक और मार्केट से फॉर्म तक उनको लाने में या उसको रॉ मटेरियल के रूप में एक्सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि और आसानी हुई। और यही उनका उद्देश्य था रेल को विकसित करने के पीछे, कि जो रॉ मटेरियल के रूप में हम यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो इजीली और कन्वीनियंटली ब्रिटेन को हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो रेलवे के विकास से दो चीज़ें जो पॉइंट है वो इंडियन इकोनॉमी में अफेक्ट हुए, या इंडियन इकोनॉमी के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वही है कि लोगों ने लंबी दूरी की यात्राएं शुरू की, साथ ही जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है वो उसको और ज़्यादा बल मिला, वो अधिक विकसित हुआ। द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स अनडाउटेबली एक्सपांडेड बट इट्स बेनिफिट रेयरली एक्रूड टू द इंडियन पीपल। तो बेनिफिट तो बढ़े डेवलपमेंट से ऑफ रेलवे से, लेकिन उसका वास्तविक फ़ायदा जो है वो इंडियन इकोनॉमी को नहीं मिला। Indian people gained owing to the introduction of the railways were thus outweighed by the country's huge economic loss। तो इससे जो कंट्री है उसको काफ़ी आर्थिक बड़े नुकसान हुए, क्योंकि उनकी पॉलिसी का मेन उद्देश्य यही था कि ब्रिटेन को और ब्रिटिश एम्पायर को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए। Along with the development of road and railways, the colonial dispensation also took measures for developing the inland trade and sea lanes। तो रेलवे के साथ साथ उन्होंने आंतरिक व्यापार और समुद्री मार्ग के विकास के ऊपर भी ध्यान दिया। दीज मेजर्स वर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन ये उतने संतोषजनक नहीं थे, अच्छी कंडीशन में नहीं थे। द इनलैंड वाटरवेज एट टाइम्स आल्सो प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ द कोस्ट कैनल ऑन द उड़ीसा कोस्ट। तो ये इनलैंड जो वाटरवेज का डेवलपमेंट है ये बहुत ही महंगा साबित हुआ, क्योंकि उस समय जो उड़ीसा के तट पर इन्होंने कोस्ट कैनल डेवलप की थी वो काफ़ी महंगी साबित हुई। तो द कैनल वाज बिल्ट एट ए ह्यूज कॉस्ट टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर, उसमें काफ़ी बड़ा पैसा लगा सरकार का। येट इट फेल टू कम्पीट विद द रेलवे, लेकिन वो रेलवे से कम्पीट नहीं कर पाई, यानी कि रेलवे जितनी सुविधा और जो उसकी उपयोगिता है वो सिद्ध नहीं हो पाई। As a result, which soon traversed to the region running parallel to the canal and had to be ultimately abandoned। और उसको बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, उस प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा। द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, उसके बाद टेलीग्राफ स्टार्ट हुआ। सिमिलरली पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। पोस्टल सर्विसेज ऑन द अदर हैंड डिस्पाइट सर्विंग ए यूजफुल पब्लिक पर्पज रिमेंड ऑल दो इनएडिक्वेट। यू विल सो वी कैन से दैट टेलीग्राफ हो, चाहे पोस्ट हो या इनलैंड वाटरवेज हो, इनका डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ये बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, या इनका भारतीय लोगों के लिए कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस के लिए इन सबको लागू किया। सॉरी। सो नाउ कंक्लूजन। By the time India won its independence, the impact of 2-century-long British colonial rule was already showing on all aspects of the Indian economy. The agricultural sector was already saddled with surplus labor and extremely low productivity। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेड हो, या डेमोग्राफिक कंडीशन हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब की कंडीशन जो थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, अंडर डेवलप्ड थी, बैकवर्ड थी। और उसके पीछे मेन रीज़न यही था द नेगेटिव और एडवर्स पॉलिसी और एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। So I hope you have understand all the topic of this chapter, and that's all for today. Thank you for your patience. Thank you for listening. Thank you.